सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्जिए और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक इंतहाई अहम खबर से, जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, उसके सरबराह इजलास की मेज़बानी करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी साख को मजबूत करे और पूरी दुनिया में मनवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के कई ममालिक शामिल हैं। उनके सरबराहान शिरकत करेंगे। ये इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर पे होगा, जहां 10 में से 9 मेंबर ममालिक वज़ीर आज़म या उसकी बड़ी सतह पर शिरकत करेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये पाकिस्तान के लिए नादिर मौका है टू एक्चुअली राइज अप ऑन द ग्लोबल स्टेज, स्पेशली ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस तरह की तंजीम है जो सेंट्रल एशिया को जोड़ती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ और ऑब्जर्वर्स भी ये कहते हैं कि जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने जिस सतह पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की है, SCO इज़ अनदर प्लेटफॉर्म। वो उस तरह वाकई में इकोनॉमिक इंटीग्रेट करके जो इस खत्ते के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है उनके ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैं नाज़रीन को इस हवाले से मज़ीद बात बताऊं कि इसमें मुआशी शराकत दारी, माहौलियाती मसाइल और सकाफती तबादलों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ बलोच ने कहा कि ये इजलास पाकिस्तान के लिए अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने और अहम मनसूबों को आगे बढ़ाने का मौका है। यह हमारे मुल्क के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है और इस इजलास में SCO की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और मुस्तकबिल की सिम का तयन किया जाएगा। चाइना के वज़ीर आज़म ली क़ियांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुलाकात करेंगे उनसे। इन मुलाकातों में माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और CPEC के मंसूबों पर भी बात होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग दे, CPEC के मईशत पर क्या इम्पैक्ट रहा है उसको एनालाइज़ करे, उसको असेस करे और मे भी उसको किसी न किसी तरह बेहतर बना सके, क्योंकि CPEC का जिस तरह से पाकिस्तान में इम्पैक्ट रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मीट हो सकी है सो फार। सो ये एक बिल्कुल रिन्यूड मौका है, एक मोन्यूमेंटल मौका है, जिसे पाकिस्तान चाइना मिलकर इस इम्पैक्ट को असेस भी कर सकते हैं और इससे मज़ीद होने वाले इम्पैक्ट के बारे में भी मज़ीद बातचीत होगी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने अहम मेहमानों की मौजूदगी किसी भी किस्म की खलल अंदाजी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि 10 ममालिक में से 9 हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं और एक जयशंकर साथ में आ रहे हैं। तो वी हैव 9 प्राइम मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स। तो ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में इतना हाई पावर डेलीगेशन जमा हो रहा है। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यही है कि जयशंकर भी आ रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियसली एक ऐसा मौजू है जो जब से पाकिस्तान बना है हम सबके जहन में है। इसके अलावा गवादर में भी चाइना की मदद से बनाया जाने वाला एयरपोर्ट जल्द बन रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। हम ये भी नाजरीन को बताते चले कि ये एयरपोर्ट कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये $200 मिलियन का मंसूबा है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। ये पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए भी एक बहुत ही अहम कदम है और इस एयरपोर्ट से ना सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी ऑपरेट होंगी। बेसिकली गवादर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। मेरा बड़ा मानना है कि वो गवादर की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अभी गवादर का पोर्ट तो मौजूद है, लेकिन गवादर में बेसिक जो सहूलियात हैं उनकी काफ़ी कमी का सामना है। तो बेसिकली एक तरफ अगर पोर्ट है तो वहाँ पे एयर फ्रेट रूट होना चाहिए और ये एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान की जो एयर फ्रेट का काम है उसमें ये बेसिकली
बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और जब ज़्यादा ऑब्वियसली एयर फ्रेट आएगा, जब वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी तो ऑब्वियसली उसके जो समरात हैं वो लोकल आबादी तक तो ज़रूर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक काफ़ी मुस्बत मनसूबा है। थैंक यू मोइज़, आपने काफ़ी अच्छी बात की। आई थिंक ये यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े मोटरवेज़ बनाते हैं और इनफैक्ट एयरपोर्ट्स भी बनाते हैं, तो उसमें हमें अमूमन हमेशा फ़ंडिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्ल्ड बैंक से या ADB से या इन मोस्ट केसेस चाइना से। लेकिन उस फंडिंग के बावजूद जब हम देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा आम आवाम को नहीं हो रहा उस तरह जिस तरह होना चाहिए, या उनकी फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट्स भी बाद में डिस्प्रूव हो जाती हैं, तो हमें कुछ डाउट होता है कि हमारी हुकूमत किस तरह इन सारे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेगी। हमें उम्मीद है कि ये इजलास कामयाब रहेगा, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। इजलास पाकिस्तान को ये मौका भी देगा कि वो अपने इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने किरदार को उजागर करे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे में एक बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान ने बाकी दुनिया को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि वी विल बिकम अ पार्टनर इन पीस। और SCO एक बहुत अच्छा मौका है फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ पार्टनर इन पीस। और पाकिस्तान ने ये किरदार बड़े मुस्बत तरीके से अदा किया है, जब पाकिस्तान ने दुनिया को हेल्प किया है कि वो ख़ित्ते में अमन कायम करें। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो 70,000 75,000 जानें जो कुर्बान की हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उसके बावजूद पाकिस्तान का रोल आज तक जो है रिकग्नाइज़ नहीं हुआ। जो SCO है ये एक अहम इलाकाई तंजीम है जिसमें चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई ममालिक शामिल हैं। और ये जो तंजीम है ये यूरेशिया में मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान 2017 में इस तंजीम का मुकम्मल रुकन बना था और अब इसकी माशाल्लाह से मेज़बानी भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। एंड दिस शोज़ कि पाकिस्तान की जो इलाकाई अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएगा और अपने अवाम की और अपने मफादात को बिल्कुल आगे रखते हुए यहाँ से मामलात आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक और बहुत जो वैलिड पॉइंट है वो ये भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रही है। हमें नहीं पता कि कितने ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े प्रोमिस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं होते। नाज़रीन, यहाँ आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि अफ़गानिस्तान की रुकनीत जो है SCO में एक्सेप्टेड नहीं है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है SCO समिट का पार्टिसिपेंट नहीं होगा इस साल। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि ये SCO समिट पाकिस्तान में तरक्की का एक नया बाब कायम करेगा, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया SCO समिट के बारे में। अब बढ़ते हैं इसराइल की तरफ। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि इसराइल ने ईरान के हमले के जवाब में अपने मुमकिन अहदाफ को फ़ौजी और तवानाई की बुनियादी ढांचे तक महदूद कर दिया है। NBC ने हफ्ते को ये रिपोर्ट दी कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी का ख़तरा है और ये ख़तरा बरकरार रहेगा, स्पेशली क्योंकि इसराइल लबनान में हिज़्बुल्लाह और गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ एक साथ जंग लड़ रहा है। इसराइल ने बार बार कहा है कि वो ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देगा जो गज़ा और लबनान में इसराइल की फ़ौज की कार्रवाइयों और तेहरान पर जुलाई के एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। नाज़रीन, इसराइल की ये धमकियाँ उसके जारहाना रवैये को जाहिर करती हैं और उसने पहले ही गज़ा में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है और अब वो पूरे ख़ित्ते में तबाही फैलाना चाहता है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के एटमी तनसीबात पर हमला या कत्ल व गारत करने का कोई इशारा नहीं है। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने कहा है कि जवाब यौम किपुर की मौजूदा तातील के दौरान आ सकता है। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है जो पूरे ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेल सकती है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग एक साल पहले शुरू हुई थी और उस वक्त हिज़्बुल्लाह ने गज़ा की जंग के आगाज़ पर शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिए थे। हालिया हफ्तों में ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया है। हिज़्बुल्लाह ने इतवार को कहा है कि वो इजरायली फ़ौजियों से लड़ रही है और जो जनूबी लबनान का रामिया गाँव है उसमें घुसने की कोशिश भी वो कर रही है।
इस दौरान तीसरा UN पीस कीपिंग फोर्सेस का फ़ौजी इसराइल की जानिब से ज़ख्मी भी हुआ है। यहाँ मज़ीद आपको बताते चलें कि कुछ ही दिनों पहले इसराइल ने UN पीस कीपिंग फोर्सेस जो स्पेसिफ़िकली लेबनान के लिए सेटअप किया गया था उसके हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है और 3 से ज़ायद UN पीस कीपिंग फोर्सेस के फ़ौजी इस वक्त ज़ख्मी हैं इसराइल की वजह से। ये इसराइल की जानिब से एक और बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। अनफॉर्चुनेटली इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन तो ऐसे तोड़े जिस तरह वो डोमिनोज का एक इफेक्ट है, एक के बाद एक, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली कोई और मुल्क होता तो यहाँ पे इस किस्म के सैंक्शंस लग सकते थे। नाज़रीन, इजराइल ने हालिया हफ्तों में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है और वो जनूबी लबनान बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और बका हवेली पर बमबारी कर रहा है। हिज़्बुल्लाह के कुछ आला रहनुमाओं को शहीद भी कर चुका है और ज़मीनी फ़ौज को सरहद पार भेज रहा है, क्योंकि दूसरे ममालिक की ये जो है जो उनकी बॉर्डर एक तो सैंक्टिटी है उसको भी वायलेट करे, विच इज़ अनदर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। और नाज़रीन, इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि वो हिज़्बुल्लाह ने हफ्ते को लबनान से इसराइल पर तकरीबन 320 प्रोजेक्टाइल्स दागे हैं। नाज़रीन, इसराइल ने शुमाली इसराइल के कुछ शहरों के इर्द गिर्द इलाकों को आवाम के लिए बंद कर दिया है। ये सब इसराइल की जानिब से एक ख़तरनाक खेल है जो पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेल सकता है। इसराइल ने जनूबी लबनान के 23 गाँव में इनकला के अहकामात जारी कर दिए हैं और इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह की सरगर्मियों में इजाफे की वजह से रिहाइशों के लिए इनकला के इक़दामात जारी किए गए हैं। वो दावा करते हैं कि हिज़्बुल्लाह असला छुपाने और इसराइल पर हमला करने के लिए इन मकामात का इस्तेमाल कर रहा है। हिज़्बुल्लाह ने शहरियों के दरमियान असला छुपाने की सख्ती से तरदीद की है। ये वाज़े है कि इसराइल बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना चाहता है और उन्हें अपने घरों से बेदखल करना चाहता है। नाज़रीन, इसराइल की वसी कार्रवाई ने 1.2 मिलियन से ज़ायद लोगों को बेघर कर दिया है और लबनान की हुकूमत के मुताबिक एक साल से जो लड़ाई जारी है उसमें 2100 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 10,000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। ये आदत तो शुमार इसराइल की जाने से किए जाने वाले जंगी जराइम की शिद्दत को जाहिर करते हैं और तनाज़े की फैलने की अलामत के तौर पर एक सीरियन सिक्योरिटी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि सीरिया में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने जुमे की रात शुमाल मशरक़ सीरिया के देर रोज़ हवाई अड्डे के करीब ईरान से मुंसलिक मकामात को निशाना बनाया। इराक़ की इस्लामी मुज़ाहिमत ने इतवार को एक बयान में कहा है कि इसने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान हाइट्स में एक फ़ौजी ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाया है। ये फ़लस्तीनी अवाम और लबनान की हिमायत का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ मजबूत मकामात के ख़िलाफ़ हमलों को तेज़ करते रहेंगे। हफ्ते को इस्लामी मुज़ाहिमत ने 3 बयान जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि उसने गोलान हाइट्स को निशाना बनाया और एक और बयान में कहा गया है कि उसने इसराइल की एक बंदरगाह को भी निशाना बनाया है। ये वाज़ेह है कि इसराइल की जारियत पूरे खित्ते में मुज़ाहमत को जन्म दे रही है। आपने बिल्कुल सही कहा और इसराइल की जो कार्रवाइयाँ उसने जो एक रीजनल जो बेसिकली अनरेस्ट को जन्म दिया उससे उनके अपने लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और नाज़रीन, जो इसराइल ने हमले जनूबी लबनान पे अमन फ़ौजियों के मरकज़ी अड्डे को निशाना बनाया, जैसे अरीबा ने आपको बताया, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मगरबी ममालिक ने इन हमलों की मज़म्मत की है। अब लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हम बार बार कहते हैं कि बात अब मज़म्मत से आगे जानी चाहिए। मतलब एक कानून इसराइल के लिए अलग कानून है और अगर कोई मुल्क इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि अगर उसका अशर अशीर भी जो है ना, मतलब लोएस्ट पॉसिबल सिमिलैरिटी होती है जो इसराइल ने जंगी जराइम किए, तो उस पर जो सैंक्शंस लगती है वो दुनिया देखती कि क्या वो सैंक्शंस लगती हैं और उससे अक़वाम मुत्तहिदा और कोई भी इससे महफूज नहीं है इसराइल की जारियत से अनफॉर्चुनेटली। फिर भी देयर इज़ नो एक्शन। इनफैक्ट इसराइलीज़ खुद भी महफूज नहीं है। कहा जा रहा है कि क्वार्टर ऑफ इसराइलीज़ मतलब 25% इसराइलीज़ जो इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं वो चाहते हैं कि वो इसराइल छोड़ के किसी और मुल्क चले जाएँ। तो वैसे इसराइल में आई भी तो दीगर ममालिक से तो जाना तो भी वहीं पे ही चाहिए। खैर नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फ़ोर्स इन लबनान यूनिफिल ने एक संगीन वाक़या करार दिया है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमले और अमला की हिफाजत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। और फ्रांस ने यहाँ पे इसराइल के सफ़ीर को तलब किया और इटली और स्पेन के साथ मिलकर एक बयान जारी किया जिसमें ऐसे हमलों को नाकाबिले जवाज़ करार दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहा है कि वो इसराइल से यूनिफिल फोर्सेस पर हमला ना करने का कह रहे हैं। मतलब वो इसी तरह हो गया जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं ना कि ऐसे ना करो। आप खुद किसी बच्चे को टॉफ़ी ख़रीद के दे रहे हो फिर आप कह रहे हो मत खाओ। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। नाज़रीन, यहाँ पे रूस ने भी ये कहा है कि वो गुस्से में है और इसराइल से अमन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करने का उन्होंने मुतालबा किया है।
यूनिफिल ने हफ्ते को कहा है कि एक और अमन फौजी इसराइल के हमले में ज़ख्मी हो गया है। इसे जुम्मे को गोली लगी है और यूनिफिल के बयान में कहा गया है कि जनूबी लबनान के शहर रामिया में इसकी पोजीशन को करीबी गोलाबारी के बाद धमाकों की वजह से नुमाया नुकसान पहुंचा है। ये एक काफ़ी डैमिंग बात है क्योंकि अभी तक भी UN पीस कीपिंग फोर्सेस पर एटलीस्ट अटैक नहीं हुआ था। UN के एहलकारों पर भी अटैक कर चुके हैं, 170 से मेरे ख्याल से ज़्यादा जर्नलिस्ट को भी मार चुके हैं। डार्केस्ट टाइम फॉर जर्नलिज्म है उस खित्ते में। एग्जैक्टली और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमें किसी किस्म की कोई रियल फॉर्म ऑफ एक्शन नज़र नहीं आता इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से। क्योंकि बेसिकली इजराइल वो कहते हैं ना कि वो ढिठाई का वो आलम है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, तो अब वो किसी जो भी उनके रास्ते में आता है वो सबको तबाह कर देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जुलाई 2024 में एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा था कि उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ईरान सिर्फ 1 या 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और हमें ये भी एक तासुर आता है इस बयान से कि अगर जुलाई में अमेरिका ये तवक्का कर रहा था कि 1-2 हफ्ते में ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, तो उनका रद्द अमल काफ़ी अलाइंड लगता है इस अजम्पशन से। अगर हम देखें कि किस तरह जैसे ही हम देखते हैं इसराइल लबनान में घुसा, इसराइल ने लबनान में और फर्दर ग्राउंड इन्वेजन किया, एयर स्ट्राइक्स किए, UN पीस कीपिंग फोर्सेस को अटैक किया, बट the American government does not want to back down, and I think it has very much to do with the fact कि उन्हें लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है। इसीलिए तो सपोर्ट इस तरह नहीं कर रहा जिस तरह मतलब अमेरिका को इतने ज़्यादा डोमेस्टिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, फिर भी एक अनफेक्टेड जो सपोर्ट इसराइल के वो इस कदर ढिठाई से जारी है कि उसमें यही समझ आता है क्योंकि वो अपने भी इंटरेस्ट को जो है ना प्रोटेक्ट करना चाह रहा है इसराइल के ज़रिए। यहाँ नाजरीन आपको मज़ीद बताते चलें कि जुम्मे को 2 अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजी जनूबी लबनान में यूनिफिल के मरकज़ी अड्डे नाखोरा में अपने वॉच टावर के करीब इसराइली हमले में ज़ख्मी हो गए थे। ये वाक़यात इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़ानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करते हैं। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट से बातचीत में उनको कहा है कि हालिया दिनों में लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौजियों की पोजीशंस पर इजरायली फोर्सेस की फायरिंग की इत्तलात पर गहरी तशवीश है उनको, और उन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि वो उनकी और लबनानी फ़ौज की हिफाजत को यकीनी बनाएं। लॉयड ऑस्टिन ने मज़ीद कहा कि लबनान और गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन से जल्द अज जल्द सिफारती रास्ते की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। ताहम इसराइल ने अमरीका और दीगर इत्तहादियों की जानिब से लबनान और गज़ा में जंग बंदियों की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है, और ये यहाँ वाज़ेह करता है कि इसराइल अमन के तमाम रास्तों को बंद कर रहा है और सिर्फ तशद्दुद की राह और तबाही की राह पर गामजन है। इसराइल का तो कहना है कि उनका ये जो अटैक है इट्स बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू द 115 रॉकेट्स एंड प्रोजेक्टाइल्स जो हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की तरफ भेजे कुछ ही दिनों पहले। तो ये कहना कि रिस्पॉन्स में हमने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसमें UN पीस कीपिंग फोर्सेस के एहलकार ज़ख्मी हैं, इट्स क्वाइट डैमिंग, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के इन मज़ीद इतने ज़्यादा अटैक्स के बावजूद एक भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई थी। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन, मतलब sorry to use the word but Israel's entire version is absolutely rubbish when they say कि जो है कि ये रिस्पॉन्स है। वो सिर्फ इसराइल के जो एक जारियत है और जो उनका जिस वो माइंडसेट में वो सिर्फ उसी को जाहिर करता है। देयर इज नो रिस्पांस, नथिंग। इसराइल सिर्फ तबाही की राह पे चल रहा है। इनटू द इनखिला नोटिसेस, ये जो इनखिला के नोटिसेस इसराइल भेजता है, ये भी एक उनका अपना ही हथियार है जिसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि गज़ा में कई दफ़ा उन्होंने ऐसा किया है कि लोगों को नोटिस भेजना कि यहाँ से आप एवैक्यूएट होकर रफ़ा चले जाएँ, रफ़ा से एवैक्यूएट होकर किसी और रेफ्यूजी कैंप चले जाएँ, और जैसे ही वो डेस्टिनेशन पर लोग पहुँचते हैं वहाँ बमबारी हो जाती है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनखिला के नोटिसेस आर एक्चुअली अ वार्निंग साइन कि वी आर गोइंग टू बॉम्ब दिस प्लेस। इट डजेंट मैटर कि वहाँ सिविलियंस हो मौजूद ना हो, वो उस वक्त कहीं और हो, रास्ते में हो, या इस तरह की प्रोटेक्शंस को इसराइल देखता है बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखता है। अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ एक तरीका है कि इसराइल को जो वेपन्स की जो सप्लाई है उसको बंद किया जाए। यहाँ पे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यूनिफिल की अपनी ये जो स्टेटमेंट है इस वाक़े के बाद, उनका कहना है कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन फॉर इसराइल, कि इसराइल की और फ़लस्तीन की सूरत हाल में किसी भी किस्म का मिलिट्री सोल्यूशन परसू नहीं किया जा सकता। ये जो इसराइल की जो मज़म्मत है वो सिर्फ एक माउथ सर्विस तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग वुड बी कि अगर SCO समिट में एक्चुअली सारे कंट्रीज मिलकर एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करें, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। देखते हैं कि क्या वो करेंगे या नहीं, क्योंकि कई ममालिक अभी भी इसराइल के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे चीन और रूस का एससीओ के हवाले से, लेकिन जो है चीन और रूस का यहाँ पे काफ़ी मुस्बत किरदार है इजराइल के हवाले से। उन्होंने किसी जगह पे भी इजराइल की हिमायत नहीं की, बल्कि उन्होंने गज़ा का कहीं ना कहीं मुकदमा ज़रूर उठाया है। नाज़रीन, एससीओ समिट तो होने लगा है, लेकिन इसका पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा ये अभी भी देखना बाकी है, क्योंकि रशिया और चाइना की इतनी डीप और एम्बेडेड इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में होना यकीनन अमेरिका के लिए किसी न किसी किस्म का वार्निंग साइन तो है, और इसका पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप पर भी यकीनन बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स में जो गवादर में भी हुई, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज के तौर पे पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को रखा है, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रायोरिटाइज़ किया है ओवर देयर रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ऑलरेडी डिक्लाइन होती हुई हमें नज़र आ रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब हैं एक ग्लोबल सॉर्ट ऑफ बॉयकॉट के, क्योंकि इसराइल के इक़दाम देखते हुए हमें यही नज़र आता है कि जिस तरीके से और जिस शिद्दत के साथ अमेरिका कॉन्स्टेंटली उनको वेपन्स, मनी, एनीथिंग दे वांट सप्लाई कर रहा है, फराहम कर रहा है, और दो फ्रंट्स पे जंग को फैसिलिटेट कर रहा है। ये देखते हुए लाजमी हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर कम्प्लीटली इन्हिसार ना करता हो। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक छोटी मोटी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी वाइटल अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू बेसिकली राइज अप ऑन द ग्लोबल स्टेज, स्पेशली द ग्लोबल साउथ। क्योंकि नाज़रीन, ये जो एससीओ ममालिक हैं, पूरा खित्ता है, ये बेसिकली नेशनल रिसोर्स, चाहे वो गैस हो, ऑयल हो, इससे वो माला माल है। और सिर्फ अगर इन अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर काम करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इस पूरे खित्ते की प्रॉस्पेरिटी एक नई जहत पे लेके जा सकती हैं। और एससीओ का जो बेसिकली जिस लेवल की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यूरोपीय यूनियन ने किया, और उसने उस पूरे खित्ते की तारीख बदल के रख दी है, तो इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एससीओ इन्हीं लाइंस पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम करे तो इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम 10 ममालिक की पूरी जो इकोनॉमिक उनकी डेवलपमेंट की जो चेन है वो एक ऐसी स्ट्रेंथन हो सकती है कि वो दुनिया देखती रह जाएगी। नाज़रीन, यहाँ हम आपको मज़ीद बताते चलें कि एससीओ पे हमारी नज़र रहेगी। हम एससीओ समिट के डेवलपमेंट से आपको आगाह करते रहेंगे, और मज़ीद एससीओ का जो एक इम्पैक्ट होता है हमारी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन पर और हमारी डिप्लोमेटिक सिचुएशन पर, इस पर भी हम गहरी नज़र रखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।